हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सोचो, जब शुरुआत ही ऐसी है तो टॉपिक कैसा होगा। और इसी के साथ नया दिन, इनफैक्ट वीकेंड का दिन, वीकेंड के दिन पर नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम होगा फ्रिक्शन। बिल्कुल बिल्कुल ज्वलंत टॉपिक है ये। टॉपिक पढ़ने के बाद बिल्कुल जो है, हाँ बिल्कुल सही। मजा आएगा आपको, इन जनरल मजा आएगा। काफी मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में आपको। और धुआंधार टॉपिक है, बिल्कुल सही। और आज तो वैसे भी तीन तीन शायरियाँ पेंडिंग है, तो वो तीन शायरियाँ भी आज ही होने वाली है। बट वो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले दिन की शुरुआत नए टॉपिक के कंसेप्ट के साथ। तो बढ़िया फ्रेश पेज ले लो। फ्रेश पेज पर नई हेडिंग, नई एनर्जी के साथ, नए एंथुसियाज्म के साथ, कि भले ही पुराने जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमें समझ में नहीं आए हों, पर हम ये वाला टॉपिक तो फिजिक्स का समझ कर ही रहेंगे। इसी एंथुसियाज्म के साथ हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन। डाल दी हेडिंग, बहुत बढ़िया। अब देखो, फ्रिक्शन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नहीं नहीं, ये टेस्ट में नहीं आ रहा है। टेस्ट में आपका लॉज ऑफ मोशन तक आएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैसेज वैसेज बंद, थोड़ी देर के लिए अपन टॉपिक पे पहले फोकस करेंगे, फिर वापस थोड़ी देर बाद अपन इंटरेक्ट करेंगे। अब सुनो ध्यान से। क्या होता है कि फ्रिक्शन की जितनी तारीफ होनी थी वो हम पहले ही कर चुके थे लॉज ऑफ मोशन में। अगर आपको याद आ रहा हो, तो लॉज ऑफ मोशन में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाया था, और उसके दो कंपोनेंट बताए थे। एक था नॉर्मल रिएक्शन और एक था फ्रिक्शन। वही मेरे दो अनमोल रतन, एक था राम और एक था लखन। तो वैसा ही एक था नॉर्मल रिएक्शन और एक था फ्रिक्शन। ये सब किसके कंपोनेंट है बताओ। ये सब कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट थे। एक था परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको नॉर्मल बोला था, एक था टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसको हमने फ्रिक्शन बोला था। तो बस आज हम इसी टेंजेंशियल कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन को तो हम बहुत बार देख चुके हैं डिटेल में, लास्ट चैप्टर में इतनी बार लगाया है कि अब उससे हम पूरी तरह से फेमिलियर हो चुके हैं। पर फ्रिक्शन हमने लास्ट चैप्टर में हर केस में एब्सेंट माना था। हमने माना था कि ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, और आपने क्वेश्चंस उसी बेसिस पर सॉल्व किए थे। अब आज देखेंगे कि फ्रिक्शन के आ जाने से क्या इफेक्ट आता है ऑब्जेक्ट के डायनेमिक्स पर। तो पहले डेफिनेशन से शुरुआत कर ली जाए। तो फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करोगे? इट इज़ द टेंजेंशियल कंपोनेंट, पता ही है हमें, ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अभी जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान देना। तीन चार चीजें समझाऊंगा मैं। सबसे पहले तो देखो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, और एक पर्सन इस ब्लॉक को खींच रहा है। तो क्या होगा? ग्राउंड क्या करेगा? ग्राउंड जो है, ग्राउंड एक तो पीछे लगाएगा फ्रिक्शन रोकने के लिए उसको, और दूसरा क्या लगाएगा? वो नॉर्मल रिएक्शन। और इन दोनों का ही रिजल्टेंट हमने पढ़ा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। इन दोनों का ही रिजल्टेंट क्या होता है? इन दोनों का ही रिजल्टेंट होता है नेट कांटेक्ट फोर्स। और फिर कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। इसमें से फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच में, ये जो दो सरफेस दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह से वो रिलेटिव मोशन को रोक पाए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन में और रिलेटिव मोशन में अंतर होता है। कई बार फ्रिक्शन जो होता है ना, मोशन को सपोर्ट भी करता है। कई बार बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के मोशन के लिए रिक्वायरमेंट ही फ्रिक्शन की होती है। जैसे आप वॉक करते हो,
तो कैसे वॉक कर पाते हो? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप वॉक नहीं कर पाते। तो फ्रिक्शन आपके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे मैं आपको एक थोड़ा-सा क्या आता है वो अभी आपको एनालिसिस में डिफिकल्ट लगेगा। पर अभी हाल-फिलहाल मैं आपको एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए। देखो, सपोज़ टेबल पर एक बुक रखी है, कलर चेंज कर देते हैं ना तो आपको अलग-अलग कलर कोडिंग से और क्लियर होगा। टेबल पर एक बुक रखी है, आर डी शर्मा, ठीक है? मैथ्स की बुक रखी है। फिज़िक्स तो वैसे भी नहीं पढ़ते हो, केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ते हो। अब मान लो आप इसको आगे पुल करते हो, तो बताओ क्या होगा? ब्लू वाला सरफेस देखेगा कि रेड वाला सरफेस तो आगे जा रहा है। ठीक उसी तरह से देखते हो ना जैसे ही कि आपका दोस्त आगे जा रहा है, लाइफ में आगे जा रहा है तो आप उसको रोकते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपका दोस्त आगे जाए। ऐसे ही करते हो ना, वैसे ही फ्रिक्शन भी नहीं चाहता है कि रिलेटिव मोशन हो। और आपका दोस्त क्या चाहता है कि आप उसके साथ आगे आओ। आप उसके साथ आगे बढ़ो और आप चाहते हो कि नहीं, हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वैसा केस। उसको भी रोक देते हो। तो सेम केस यहाँ पे ये फ्रिक्शन करने वाला है। फ्रिक्शन क्या करेगा बताओ? जैसे ही वो देखेगा कि अरे! ब्लू वाला सरफेस देखा कि रेड वाला सरफेस आगे जा रहा है, तो वो रेड वाले सरफेस के रिलेटिव मोशन को, आगे के डायरेक्शन के रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। और थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पे है, बुक टेबल पर या ग्राउंड पर फ्रिक्शन लगाएगी आगे। अब इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट सुनो, एक बुक और रख देता हूँ मैं अब। मान लो मैं एक बुक और रख देता हूँ। सपोज़ आर डी शर्मा के ऊपर हमने रख दी एक और दूसरी बुक, आर सी मुखर्जी, ओ पी टंडन या फिर और कौन-सी आती है केमिस्ट्री की, पी बहादुर, है ना? फिज़िक्स तो वैसे भी नहीं पढ़ते हो। रवीना टंडन नहीं, आर.सी. टंडन रवीना टंडन नहीं है, आप लोगों को गलतफ़हमी हो रही है ना? आप लोगों को थोड़ी-सी कुछ कन्फ्यूज़न हो गया आप लोगों के माइंड में, ठीक है? आर.सी. टंडन, रवीना टंडन नहीं है, वो दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है? वो सेम नहीं है। आजकल कौन-सी चल रही है वैसे केमिस्ट्री में? रवीना टंडन कौन है? अच्छा, उम, नहीं पता आप लोगों को? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। छोड़ो, भूल जाओ उसको। अब ध्यान से सुनो, ये दूसरी बुक है, बुक नंबर 2, लेट अस कॉल दिस बुक एज़ कौन-सी बुक बोलेंगे? आर.सी. मुखर्जी, आर.सी. मुखर्जी, ठीक है? अब आप बताओ जब आप नीचे वाली बुक को पुल करते हो तो आर.डी. शर्मा को नीचे से खींचते हो तो आपने देखा है कि आर.डी. शर्मा खींचने पर आर.सी. मुखर्जी फ्री में आगे आ जाती है। नीचे की बुक खींचते हो तो ऊपर की सारी बुक एक साथ आगे आती है। तो देखो ऊपर की बुक आगे क्यों आ रही है? आप तो फ़ोर्स नीचे वाली बुक पे लगा रहे हो। फ़ोर्स तो आपने नीचे वाली बुक पे लगाया है, तो ऊपर वाली बुक आगे क्यों आई? उसका तो मोशन चालू हो गया। क्यों हो गया पता है? क्योंकि जैसे ही आर.सी. मुखर्जी ने देखा कि आर.डी. शर्मा आगे जा रही है, जैसे ही आर.सी. मुखर्जी ने देखा कि आर.डी. शर्मा आगे जा रही है, तो उसने आर.डी. शर्मा को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाया पीछे। पर आर.डी. शर्मा ने कहा, "हम क्यों रुकें? तुम भी हमारे साथ चलो।" तो उसने इक्वल अपोज़िट फ़ोर्स एफआर2 लगाया आगे। अब ये देखो ये जो एफआर2 लग रहा है आर.सी. मुखर्जी पर आगे, यही तो आर.सी. मुखर्जी को आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे समझो कि आप जैसे बस में खड़े हो, देखो एक और एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो आपको बस में सीट नहीं मिली, आप बस में खड़े हो, बस बना देता हूँ अच्छी-सी, बढ़िया-सी। कई बार होता है कि आप बस में खड़े हो, सिटी बस में खड़े हो, आपको जगह नहीं मिली, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि जब आप खड़े हो और बस ऑल ऑफ अ सडन आगे चलती है, तो आप क्यों आगे जा रहे हो बस के साथ? बस जा रही है आगे, आप क्यों जा रहे हो? क्योंकि पता है क्या होता है, बस का जो फ्लोर होता है, वो आपके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगाता है और वो आपको अपने साथ आगे ले आता है क्योंकि अगर वो फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, तो आप पीछे खिसक जाओगे और पीछे खिसक जाओगे तो मतलब बस के रिस्पेक्ट में आपका रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा और फ्रिक्शन को यही बात नहीं पसंद है। फ्रिक्शन को
मोशन में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन से दिक्कत है। मोशन अलग चीज होती है, रिलेटिव मोशन अलग चीज होती है। रिलेटिव समझते हो? दो चीजें साथ में मूव करे, फ्रिक्शन को दिक्कत नहीं है। पर दो चीजें के बीच में मोशन हो रहा हो अगर आपस में, तो दिक्कत है। तो जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही ट्रक आगे गई, बस आगे गई, तो बस का जो फ्लोर है वो आपके लेग्स पर फ्रिक्शन ला के आपको भी आगे ले जाएगा। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन आपके मोशन को अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? फ्रिक्शन आपके मोशन को सपोर्ट कर रहा है। फ्रिक्शन ही तो है जो आपको आगे ले जा रहा है। बिना फ्रिक्शन के पता है क्या होता? इमेजिन करो, बिना फ्रिक्शन के क्या होता? अगर मान लो फ्रिक्शनलेस फ्लोर होता बस का, तो पता है क्या होता? थोड़ी देर बाद का सिनेरियो मैं आपको बना के बताऊँ क्या होता? देखना आप थोड़ी देर बाद समझ जाना क्या हो जाता। थोड़ी देर बाद का सिनेरियो कुछ ऐसा बनता। ये देखो धीरे-धीरे देखो, धीरे-धीरे ये देखो, ये बस थी हाँ, शुरुआत में, फिर धीरे-धीरे देखो और फिर उसके बाद ऐसा हो जाता। अब इसमें रोटेशन का ऑप्शन नहीं तो हम उसको गिरा भी देते। देखो टेक्नोलॉजी कमाल की चीज़ है, हम मानते हैं, पर उस पर्सन के हाथ में जो उसको बखूबी यूज़ करना जानता हो। अब सोचो कि अगर विंडोज़ में ये हाल है तो आईपैड में हम क्या तहलका मचा देते। समझ रहे हो ना हम क्या हिंट देना चाह रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल, जो एक्चुअल में आप देखो स्टार्टिंग में आज अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपने देखा था ये फायरवर्क्स, ये क्या है, ये 2D में थे। स्टैटिक फायरवर्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्टैटिक फायरवर्क। वैसे ही अगर अगर हमारे पास मान लो आईपैड होता और मैकबुक होती तो हम बिल्कुल डायनामिक फायरवर्क करते। पूरी फीलिंग आ जाती आपको फ्रिक्शन की, ऐसा। चलो, तो अपने को समझ में आ रहा है कंसेप्ट, फ्रिक्शन पे ध्यान दो अभी ज़रा, ठीक है? चलो समझ में आ गया? रिकैप तो नहीं बताएँ इसका? बता देते हैं, ये देखो। तो बात ये थी कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, देखो फ्रिक्शन गायब, तो कार आगे, पर्सन नीचे। इसको थोड़ा और स्पीड में प्ले करते हैं। ये देखो, पर अब फ्रिक्शन तो है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? अगर फ्रिक्शन है तो पता है क्या होगा? ये दोनों साथ-साथ आगे जाएँगे, ये देखो। होता है ना, आगे चल रही है ऑटो, पीछे बैठी है सवारी। देखो सवारी भी आगे जा रही है, ऑटो भी आगे जा रही है, देखो। ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलो, तो अब आपको समझ में आ गया कि कभी कोई आपसे पूछे, मान लो आपके घर मेहमान आ गए, ठीक है? और घरवालों ने कहा कि जाओ जाके मेहमानों को चाय, नाश्ता, बिस्किट का ट्रे लेकर जाओ। तो मेहमान ने आपको देखते से आपके ऊपर पूछ सवाल कर लिया, आपसे पूछ लिया कि बताओ फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज़ करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज़ करता है। तो आपको ध्यान देना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि मोशन को अपोज़ नहीं करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज़ करता है। वो मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है कुछ केसेज़ में, जैसे इस केस में पर्सन के आगे जाने का रीज़न ही फ्रिक्शन है। चलो समझ में आ गया? अब अभी लिखवा दूँगा मैं ना, सब लिखवा दूँगा, लिखने-विखने की चिंता मत किया करो, ठीक है? अब इस ट्रक को टाटा बाय-बाय बोल देते हैं, इसका काम हो गया। इसको टाटा बाय-बाय बोल दो। अब अपन थोड़ा-सा आपको और कांसेप्ट की डीट बाकी सब मैं लिखवा दूँगा, सब पूरा एक साथ लिखवा दूँगा, है ना? ठीक है? अभी पहले समझ लो आगे के कांसेप्ट। क्या है, आप लोगों की बैटरी रहती है मेरे ख्याल से 8 बजे तक। माइंड की बैटरी जो रहती है 8 बजे तक रहती है, उसके बाद ड्रेन हो जाती है ना? 8 बजे से लेके 8:20 तक तो बिल्कुल हालत खराब रहती है आप लोगों की। तो तब अपन आराम से लिखेंगे, अभी पहले समझ लेते हैं। फ्रेश माइंड है, तो क्या बोलते हैं उसको, लोहा गरम है, हथौड़ी मार दो। वैसे अभी माइंड फ्रेश है, तो जितने कांसेप्ट हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ा देते हैं पहले। चलो अब सुनो आगे की स्टोरी। अब इम्पोर्टेंट स्टोरी है, अगर ये स्टोरी आप समझ गए तो फ्रिक्शन टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। और अगर नहीं समझ पाए, तो भी आपके लिए टॉपिक स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया। तो आइदर केस ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो अब हम बताना चाह रहे हैं अगले 5-10 मिनट का डिस्कशन। अगर वो समझ में आ जाए, तो भी अच्छा है,
नहीं समझ में आ जाए तो भी समझ रहे हो ना? वो बस इतना ही पोर्शन अगर आपको क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आपको पूरे फ्रिक्शन टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो स्टोरी क्या है, स्टोरी बड़ी इम्पोर्टेंट है। स्टोरी ये है कि आपके घर में एक बहुत हेवी अलमीरा रखा हुआ है, ठीक है? आपके घर में, आपके रूम में एक बहुत हेवी अलमीरा रखा हुआ है। अच्छा खासा हेवी वेट का है और आप इसको मूव करवाना चाहते हो। इसको कलर वलर भी कर देते हैं। अलमीरा थोड़ा-सा प्रॉपर बना देते हैं यार, मज़ा नहीं आएगा इससे बनाने में। जब कोई काम कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें। सही बात है ना? ओहो! चला के देखते हैं इसको। एक्चुअली मैंने आपको कभी बताया कि मुझे इंटीरियर का भी बड़ा ही क्रेज़ है, ड्राइंग का भी क्रेज़ है, इंटीरियर का भी क्रेज़ है, काफ़ी चीज़ों का क्रेज़ है। तो एक बढ़िया-सी अपन एक डिज़ाइनर अलमारी बनाते हैं। 1 मिनट लगेगा बट उससे कंसेप्ट हम और अच्छे से समझ पाएँगे। एक तरफ़ा ऐसी डिज़ाइनर अलमारी बनाएँगे, कलर बाहर आ गया ना थोड़ा-सा। ठीक है? और एक और ऊपर कलर देना पड़ेगा अब अपने को। ऊपर कौन-सा कलर दें? ऊपर ये ट्राई करते हैं। ये रिस्क लेते हैं, गोल्डन कलर ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। इतनी देर में काफ़ी सारे मैसेज आ गए, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ते हैं, रुको 1 मिनट बाद।
मेरे ख्याल से बीच वाले को वाइट रहने देते तो अच्छा लगता ज़्यादा। मेरे ख्याल से बीच वाला वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर ठीक है, अब कलर हो ही गया, चेंज कर ही देते हैं ना। बीच वाला मुझे लगता है कि वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी ज़्यादा सही लग रही है अलमारी, अब ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है ये, है ना। तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर एक्चुअली क्या है, बहुत सारे इनोवेशन और कर सकते हैं, पॉट वॉट और लगा सकते हैं, साइड में फोटो फ्रेम वगैरह लगा सकते हैं, बट अभी भूल जाते हैं। ठीक है, चलो। तो अपने को स्टोरी पे ध्यान देना है। स्टोरी क्या थी, फिक्शन पढ़ रहे थे अपन, है ना। तो देखो, अब सुनो, ये भारी अलमारी थी, अब आपको इसको मूव करना है। तो मूव कैसे करोगे? मूव करने के लिए आप आते हो अलमारी के पास और इस पर फोर्स लगाना शुरू करते हो। इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हो। स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद आप इसको पुल करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, आपने इसको एक रोप से स्ट्रिंग से कनेक्ट करा, और स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद आप जो है इसको पुल करना स्टार्ट करते हो। अब होगा क्या, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है? मान लो आपने इसको F4 से पुल करा, तो क्या पुल करते ही मूव कर जाएगा? तो अपन एक टेबल बनाते हैं, नहीं करेगा ना मूव। क्यों नहीं करेगा बताओ, किसने रोक दिया? आप तो खींच रहे हो, किसने रोक दिया ये बताओ? फ्रिक्शन ने, क्योंकि अभी तक हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था, पर आज फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप इसको खींचोगे, ग्राउंड इसको आगे जाने से रोकेगा, वो इसके बेस पर एक फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं बिटवीन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो आपने लगाया है वर्सेस फ्रिक्शन। मुझे बताओ, जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, लॉजिकली बताना, सोचना, कि अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर आप फोर्स ही नहीं लगाओगे तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? ज़ीरो, बिल्कुल सही। अगर आपने फोर्स लगाया ही नहीं तो फ्रिक्शन भी क्यों लगेगा? फिर धीरे धीरे आपने फोर्स बढ़ाया, मान लो आपने 10 न्यूटन लगाया, पर मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी बोलता है कि मैं भी 10 न्यूटन लगाऊंगा। फिर आपने फोर्स बढ़ाया 20, तो फ्रिक्शन भी 20 लगा देगा, फिर भी मूव नहीं करेगा। हैवी अलमीरा है ना। अब आप मान लो 30 न्यूटन लगाते हो, तब भी मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने 30 लगाया तो फ्रिक्शन भी 30 लग जाएगा। इसको जगह कम पड़ेगी साइड में, चलो इधर ही बना देते हैं ना। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ले देखे, स्टोरी समझ में आ रही है आप लोगों को? जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स फ्रिक्शन लगाता जा रहा है। ऐसे करते 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 आपने फोर्स बढ़ा बढ़ा के मान लो 70 न्यूटन कर दिया, चलो। तब भी ब्लॉक मूव नहीं हुआ, मतलब फ्रिक्शन भी 70 है। फिर आपने और बढ़ा दिया, और आपने और बढ़ा के कितना कर दिया, फिर आपने सीधा 100 कर दिया, पर अभी भी मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शन भी बढ़ गया। बस यहाँ आकर आपने होप लूज कर दी, जैसा आप रियल लाइफ में भी करते हो, कि जब रिजल्ट आने ही वाला होता है ठीक उसी समय पर आप होप लूज कर देते हो। अगर थोड़े एफर्ट और लगा देते तो हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। थोड़े एफर्ट, क्रेन की जरूरत नहीं, अरे नहीं नहीं, क्रेन वेन बुलाने की जरूरत नहीं है, मूव हो जाएगा। रुक जाओ जरा, क्रेन वेन बुलाने की जरूरत नहीं है। थोड़े एफर्ट और लगा देते तो हो सकता है मूव हो जाता। थोड़ी कोशिश और करते तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो वैसे ही यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा फोर्स लगा देते अगर आप, तो ये मूव करने ही वाला था, पर आपने उम्मीद हार गए वहां पर, और वहीं पर आपने उम्मीद हार कर बैठ गए। तभी आपका एक दोस्त आता है, आपका छोटा भाई आता है, आपका दोस्त आता है, और वो बोलता है कि लाओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और वो सिर्फ लगाता है 1 न्यूटन का फोर्स। कितना? 1 न्यूटन का फोर्स। और उसके 1 न्यूटन के फोर्स लगाने से सरप्राइजिंगली वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। पता है क्यों मूव करता है? क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है, इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। वो अपनी वैल्यू को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकता है, पर एक लिमिट के बाद वो इंक्रीज नहीं कर सकता। फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, और ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अभी आपने देखी, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपने देखी, इसे फिजिक्स में नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शनों का फ्रिक्शन
लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, बताओ? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग क्यों बोल रहे हैं? इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो कि जनरेट हो सकता है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो सकता। और ध्यान रहे, अभी 100 न्यूटन तक, अभी 100 न्यूटन तक मुझे बताओ क्या हुआ। 100 न्यूटन तक क्या अलमीरा मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब अलमीरा इज स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्टैटिक बोलूंगा, स्टैटिक समझते हो? स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब बताओ? स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट और 100 न्यूटन तक। क्योंकि इंक्लूडिंग 100 न्यूटन, 100 तक भी मूव नहीं करा। इंक्लूडिंग 100 तक, क्योंकि वो अलमीरा स्टैटिक है। तो उस केस में लगने वाले फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जितने भी फ्रिक्शन है, देखो, ये जितने भी फ्रिक्शन थे, ये सब के सब कौन से फ्रिक्शन थे? ये सब के सब स्टैटिक फ्रिक्शन थे। तो कंफ्यूज मत होना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स जिसकी वैल्यू जीरो से लेकर मैक्सिमम तक हो सकती है। और मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई अलग फ्रिक्शन नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को लिमिटिंग कहा जाता है। बात समझ रहे हो? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो कि कैसा होता है बताओ? इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। अभी आपने क्या देखा? किस टाइप का है ये बताओ? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आपने 20 लगाया और फ्रिक्शन पीछे 30 लग जाए। उसने, फ्रिक्शन ने देखा कि भाई आप 20 लगा रहे हो, तो उसको लगा कि हाँ 20 की रिक्वायरमेंट है ना, आपके मजे लेने के लिए उसे लगा कि हाँ चलो इसने 20 लगाया तो हम भी 20 लगा देते हैं, 20 की रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो नहीं कि आप आगे से 20 न्यूटन से खींचते हो और फ्रिक्शन पीछे 30 न्यूटन लग के, या पीछे 100 न्यूटन लग सकता है, 100 न्यूटन लग के अलमीरा पीछे चला जाता है। आप खींच रहे हो आगे और अलमीरा पीछे चला जाता है। ऐसा होता है क्या कभी? तो लगने को तो 100 भी लग सकता था। लगने को तो 100 तक लग सकता था, पर लगेगा कितना? जितनी जरूरत है उतना। जैसे एग्जाम्पल, पढ़ाई करने तो आप काफी पढ़ाई कर सकते हो, पर पढ़ते कितना हो? जितना सिलेबस में आता है उतना। जितना सिलेबस की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही पढ़ते हो ना। पढ़ने के लिए तो काफी पढ़ सकते हो कुछ। पर अब आपको पता है कि अगले टेस्ट में फ्रिक्शन आ नहीं रहा है, लॉज ऑफ मोशन तक आ रहा है, तो मुझे पता है आप लोग फ्रिक्शन नहीं पढ़ने वाले हो, जबकि पढ़ने के लिए फ्रिक्शन भी पढ़ सकते हो आप। सेम केस यहाँ पर, जो फ्रिक्शन है इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। और जब तक वो मूव नहीं करता है, लगने वाले फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन का ही टाइप है, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है? अब सुनो। अब क्या हुआ, जैसे ही आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प करी, वैसे ही ब्लॉक मूव करने लग गया। और मूव करने के बाद कुछ होता है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, एक बार इनर्शिया को ओवरकम कर लेता है, एक बार मूव कर लेता है, तो उसके बाद फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। स्टार्टिंग डिफिकल्ट होती है, पर एक बार कोई चीज़ स्टार्ट हो जाती है उसके बाद उसे फर्दर कंटिन्यू करना इजी होता है। कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, कि एक बार वो मूव करना शुरू कर दे तो उसके बाद फ्रिक्शन जो होता है ना, वो लिमिटिंग से थोड़ा कम हो जाता है। मैक्सिमम पर आने के बाद वो थोड़ा सा कम होता है। अब कम होने के बाद पता है क्या होगा? वो हो जाएगा 98 के आसपास। मैं बताऊंगा कितना होता है, कैसे होता है, वो कैलकुलेट भी हम करेंगे आगे क्वेश्चंस में। कम हो जाता है। फिर आप कितना भी फोर्स लगाओ, आपने लगाया 105, तब भी क्या होगा? 98। फिक्स हो गया, वो लॉक हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है? मैक्सिमम पर अगर अब थोड़ा सा क्या हो गया, कम होकर अब वो फिक्स हो गया। अब अगर आप 105 लगाओगे तो भी 98 लगेगा और अलमीरा मूव करेगा। कितना? 7 न्यूटन के डिफरेंस से। अगर आप 120 लगाओगे तो भी क्या होगा? तो भी फ्रिक्शन 98 लगेगा। अब अगर आप मान लो 200 न्यूटन भी लगाते हो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो कितना लगेगा? 98 लगेगा। इस फ्रिक्शन को फिजिक्स में कहा जाता है, इस फ्रिक्शन को फिजिक्स में कहा जाता है, बताओ क्या बोलते हैं? सब लोग का मैसेज आते रहना चाहिए।
कलर मज़ा नहीं आया इसमें, हटाओ इसको, ब्लैक करते हैं इस बार। इस फ्रिक्शन को कहा जाता है काइनेटिक और समटाइम्स आल्सो नोन एज डायनामिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन, काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। क्यों बोलते हैं काइनेटिक? क्योंकि मूव कर चुका है वो, रिलेटिव मोशन हो रहा है। डायनामिक भी बोलने का रीजन यही है, क्योंकि वो मूव कर रहा है। बात को समझ में आ रही है क्या? तो ये 3 टाइप के मैंने आपको चीज़ें बताई, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। मतलब होते 2 ही टाइप के हैं। देखो, है तो 2 ही टाइप के, या तो स्टैटिक है, मैं इसको भी हाइलाइट कर देता हूँ। देखो, है तो 2 ही टाइप के, या तो वो क्या है, या तो वो स्टैटिक है, या फिर वो क्या है, काइनेटिक है। ठीक है? ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो या तो वो स्टैटिक है, या वो डायनामिक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग बोलते हैं। और आप ध्यान रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक फ्रिक्शन बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा-सा ही कम हो जाता है, और थोड़ा-सा कम होके फिर वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। जब तक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब तक वो कांस्टेंट रहेगा। अब 1 मिनट यहाँ रुकता हूँ मैं। काफ़ी सारे मैसेज आए थे इतनी देर तक। मैं एक बार देखता हूँ क्या हुआ इन सबका। इतने सारे मैसेज आए हैं, 100 150 से ऊपर। कल 10th सीबीएसई का रिजल्ट है, अरे वाह! कल तो मतलब पार्टी होगी, हैं? कल तो डोमिनोज़ का शेयर जो है वो कम से कम 10-20% ऊपर जाने वाला है, जुबिलेंट फूडवर्क्स का, राइट? कल तो सब लोग पार्टी करने वाले 10th वाले स्टूडेंट सब, है ना? और काफ़ी सारे मैसेज आए हैं, मैं शायद अब ऊपर तक स्क्रॉल तो नहीं कर पाऊँ। ये क्या है भई, एक ने पूछा है, इफ यू पुट ऑयल ऑन द सरफेस देन इट विल रिड्यूस। क्या चाहते हो भाई जीवन में आप हैं? पता नहीं कैसे-कैसे डाउट पूछ लेते हो। देखो, बहुत सारे हो सकता है हमने मैसेज अभी पढ़ नहीं पाए हों ऊपर स्क्रॉल करके, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए थे। क्या लिखा है? डज़ ऑयल एंड क्रीम डिक्रीज़ फ्रिक्शन? मास इज़ अ फैक्टर फॉर फ्रिक्शन। मुझे मेरे घर का अलमीरा पेंट करवाना है, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो, अच्छी डिज़ाइन है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमें बता देना, हम आपको इससे भी अच्छे फ़ोटो भेज देंगे। हाँ, तो अब सुनो ध्यान से, काम की बात पे आते हैं। जो लोग डाउट पूछ रहे हैं इधर-उधर के, उन्हें हम बता दें कि अभी टॉपिक शुरू हुआ है। मास के साथ रिलेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो? हम पढ़ाएँगे ना आगे आपको। हमेशा की तरह इस बार भी आप वही कर रहे हो, चिंता पहले कर लेते हो, टॉपिक में आगे चीज़ें बाद में हम बता ही देते हैं। ठीक है? चलो, अभी तो आपको जितना बता रहा हूँ ना उतना एब्ज़ॉर्ब करो। ज़्यादा सोचना नहीं है कि इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे तो क्या होगा? किसी ने पूछा क्रीम लगा देंगे तो क्या होगा? आइसक्रीम लगा देंगे तो क्या होगा? ये सब इधर-उधर के फिज़ूल बातें भी छोड़ो और कंसेप्ट पर ध्यान दो जो हम बता रहे हैं, उतने को ही एब्ज़ॉर्ब करो, ठीक है? तो जितना हम बता रहे हैं उतना ही सोचो, उतना ही समझो अभी, है ना? मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है? ज़्यादा अपने को अभी सोचना नहीं है, अभी जितना हम बता रहे हैं उस पे फ़ोकस करो, धीरे-धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? तो हम क्या बता रहे थे आप लोगों को? हम ये बता रहे थे कि देखो ऐसा होता है अभी, है ना? अब स्टैटिक फ्रिक्शन मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ाऊँगा, फिर काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन बताऊँगा, उनकी वैल्यूज़ बताऊँगा, फिर बताना पड़ेगा मुझे कि म्यू एस ज़्यादा आता है, म्यू के से सारी चीज़ें कवर अप करूँगा, फिर पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन बताऊँगा, फिर क्वेश्चन भी करवाऊँगा, तो ये सब कुछ होगा आगे, है ना? अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। तो एक काम करो, अभी हेडिंग डाल लो और जितना मैंने पढ़ा है उतना पहले लिख लो, है ना? फिर अपन आगे समझते हैं। Sir, when tablecloth is pulled at high speed, then the crockery on it doesn't move। देखो भई, आपको हम हकीकत बताएँ तो हमने 1 आध 2 बार ट्राई किया था, ठीक है? और उसके बाद 3-4 दिन हमें घर में आने नहीं दिया गया था, क्योंकि हमने भी फिज़िक्स पे काफ़ी भरोसा किया था, पर अल्टीमेटली समझ रहे हो ना कि क्रॉकरी तो टूट गई। तो जब तक नई क्रॉकरी नहीं आई घर में, तब तक हमें भी घर में आने नहीं दिया गया था। तो
ये सब चीज़ें सुनने में, समझने में, बहस में अच्छी लगती है, पर ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? तो होता है वैसे रियल लाइफ़ में भी होता है, पर आप और हम ट्राई नहीं करेंगे इसको। प्लीज़ री-एक्सप्लेन काइनेटिक फ्रिक्शन अभी नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे अब। जब हम पढ़ाएँगे ना और काइनेटिक फ्रिक्शन को तब करेंगे, अब तो अभी लिख लो। सर जब बस चलती है तो फ्रिक्शन पीछे क्यों नहीं लगती? कहाँ ले जाना चाहते हो? बस को पीछे ले जाना चाहते हो? कहाँ ले जाना चाहते हो? हैं? सर व्हाट हैपेंस व्हेन वन ट्राइज़ टू फ्लाई अ ड्रोन इनसाइड अ मूविंग लिफ्ट? है ना? अब तो एक काम करो सबमरीन के अंदर स्विमिंग पूल बना लो और उसके अंदर भी आप स्विमिंग स्टार्ट कर दो। व्हाट हैपेंस व्हेन वन ट्राइज़ टू फ्लाई ड्रोन इनसाइड अ मूविंग लिफ्ट? भई फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं और आप क्या पूछ रहे हो? आप लोग लिखो अभी, इधर-उधर के डाउट मत पूछो, ठीक है? ये लिखो और कल क्या है आप लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है तो आज आप लोगों के दिमाग पे गहरा सदमा लगा है। कल आप लोगों का रिज़ल्ट है तो आज आप लोगों के दिमाग पे गहरा सदमा लगा है। ये उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है आप लोगों के डाउट में। इसलिए आज कोई डाउट नहीं पूछेगा, आज सब लोग सिर्फ़ जो हम बता रहे हैं वही नोट करेंगे। इस बीच एक नए शायर हमारे बीच और आ चुके हैं। उन्होंने भी एक लाइन लिख दी है। ये रेगुलर शायर नहीं है, हम आपको बता दें रेगुलर शायर अलग हैं, बट ये एक नए शायर हैं, इन्होंने आज पहली बार ट्राई किया है। क्या लिखा है इन्होंने? बबलू ने लगाया अलमीरा पर फ़ोर्स, अर्ज किया है बबलू ने लगाया अलमीरा पर फ़ोर्स, फ्रिक्शन वाज़ इन अपोज़िट डायरेक्शन। कहाँ से मैच कर रहा है? ये मैच ही नहीं कर रहा, पर चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। बबलू ने लगाया अलमीरा पर फ़ोर्स, फ्रिक्शन वाज़ इन अपोज़िट डायरेक्शन, जुबिन सर की बात हमेशा मानोगे, तो ही होगा जेईई में सिलेक्शन। अरे! अब समझ में आया, वो राइमिंग पढ़ाते थे ना, एबीसी, एबीसी वाली राइमिंग, एक्चुअली एक होती है एबी, एबी राइमिंग, एक होती है ए राइमिंग मतलब हर लाइन में राइमिंग होती है और दूसरा होता है कि एबीसी, एबीसी राइमिंग मतलब तीसरी लाइन के बाद जाके फिर राइमिंग होती है वापस से। तो जो बड़े-बड़े पोएट होते थे, वो एबीसी राइमिंग करते थे। आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी पोएट्री जो आपको समझ नहीं आती थी, उसमें एबीसी राइमिंग होती थी। तो ये जो भाई साहब हैं, ये बिल्कुल सधे हुए शायर लग रहे हैं, है ना? ये सब आप लोग है ना कलेक्शन करके रख लो। इसका अपन सेशन एंड पे आपकी बैच के साथ एक है ना वो पूरा एक आपके बैच की बुक पब्लिश करेंगे, है ना? मेमोरीज़ आपकी बैच की जो मेमोरीज़ उसकी बुक पब्लिश करेंगे तो उसमें सब काम आएगा। कर लिया नोट? हाँ, ये डायग्राम सेकंड डायग्राम अभी आप मत बनाओ। ये एक्चुअली क्या है मैं आपको 2 ब्लॉक सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं क्या है आगे जाकर आपको 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम पढ़ाऊँगा, तब आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी इसकी अच्छे से। अभी तो बस ये डायग्राम बना लो कि कॉन्टैक्ट फ़ोर्स के 2 कंपोनेंट, है ना? एक नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है और एक फ्रिक्शन जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है? इट इज़ अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ़ोर्स बस अभी इतना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम्पल हटा देते हैं यहाँ से, कलर मैच करना पड़ेगा।
क्या पता मैच तो नहीं हो रहा है, छोड़ो भूल जाओ उसको, बाद में कभी सीखेंगे इसको अच्छे से, नई चीज़ है, सीखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है? लिख लिया सब लोगों ने? जल्दी से ये अलमीरा वाला एग्ज़ाम्पल जो है ना, अलमीरा तो जैसे तैसे बना देना जल्दी से, ये ज़रूर लिख लेना, टेबल काम का है अपने। अच्छा डायग्राम में क्या है, डायग्राम में एक अलमीरा बना दो, आगे खींचो, पीछे फ्रिक्शन लगाओ, एफ और फिर एफ वर्सेस एफ आर का टेबल बना रहे हैं हम, बस ये समझ लो, एफ वर्सेस एफ आर का टेबल बना रहे हैं, ठीक है? और वैसे अगर कल रिजल्ट आ जाता है आप लोगों का, तो वीकेंड पे फिर क्या प्लानिंग है आप लोगों की? हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा ही मिलेगा आपको वो। उसके बाद क्या होता है, एक बार वो मूव करता है ना, उसके बाद मूव करने के बाद ये मान के चलो फ्रिक्शन फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, डायनेमिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा गम बनाएंगे ऐसा? हाँ तो नहीं, गम क्या बनाओगे, इस बार तो सब पास है इस बार। कम क्यों हो जाता है, हम आपको अभी बताएंगे ना आगे, 2 मिनट रुको ना, पहले आप ये लिखो ना, पहले जितना बता रहे हैं उतना तो लिखो, फिर हम आपको सब बताएंगे। मुझे रिजल्ट से डर लग रहा है? अरे भाई, जब एग्जाम ही नहीं दिए तो रिजल्ट से डर कैसे लगा है, जब एग्जाम ही नहीं हुए तो रिजल्ट से डर कैसा, ये समझाओ मुझे जरा। है, डर तो जब लगता है जब एग्जाम देते हैं, जब एग्जाम ही नहीं दिया तो फिर डर किस बात का, ये बताओ। कर लिया, टेबल वेबल नोट कर लिया? करो करो, 30 सेकेंड्स और दे रहे हैं, कर लो जल्दी से नोट। अभी देखो, अभी इसमें काफी लोगों का ये कंसर्न आता है कि सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा क्यों हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा क्यों हुआ, मतलब, और काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों हुआ। देखो क्या होता है एक्चुअल में, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो क्या होता है, जिस सरफेस को आप प्लेन समझ रहे हो, ये देखो, ये आपने प्लेन देखा है सरफेस को, उसको मैग्नीफाई करके देखो, तो इसमें क्या होता है, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है, समझ रहे हो, इरेगुलरिटीज मतलब समझते हो, ये इस तरह के सरफेस होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और उसके ऊपर जो आपका अलमीरा रखा हुआ है, वो भी कौन सा प्लेन होगा, वो भी इरेगुलर शेप का होगा। अभी देखो क्या हो रहा है, ये इंटरलॉकिंग हो गई है, इंटरलॉकिंग समझते हो, वो दोनों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ी सी इंटरलॉकिंग हो गई है, ठीक है? वैसे ये पुरानी थ्योरी है, नई थ्योरी अलग होती है, बट अभी आप लोगों को इसी थ्योरी में सेटिस्फाइड रहना है। आपको मैं एक पार्शियल रीजन बता रहा हूँ, दूसरी थ्योरी जो होती है अट्रैक्टिव फोर्स वाली, वो अलग होती है, पर आपको अभी उसके डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इस रीजन से संतुष्टि करो, ठीक है? इस रीजन से अभी सेटिस्फाइड हो जाओ कि इंटरलॉकिंग होती है, इंटरलॉकिंग दिख रही है आपको। अब होता क्या है, यही तो रीजन है फ्रिक्शन का, इंटरलॉकिंग के कारण ही तो फ्रिक्शन आता है, इसलिए आप चाहते हो ना सरफेस को स्मूथ बना दो। स्मूथ बनाने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग कम होती है। रफ सरफेस देखा है आपने, जैसे कंक्रीट वॉन्क्रीट होते हैं, रफ सरफेस होते हैं, उनमें इंटरलॉकिंग ज्यादा हो सकती है। स्मूथ सरफेस होते हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे आइस हो गया या मार्बल हो गए, वो स्मूथ होते हैं, तो उसमें होती है इंटरलॉकिंग, पर कम होती है, ठीक है? इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा। अब होता क्या है, एक बार ये मूव करने लग जाए तो आप फील कर रहे हो, एक बार ये मूव करने लग जाए तो उसके बाद इससे पहले कि वो वापस इंटरलॉक होगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, तो इंटरलॉकिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर एक बार उसको मोशन में ले आए हम।
तो एक बार वो थोड़ा-सा मोशन में आ गया तो उसके बाद इंटरलॉकिंग पहले से कम हो जाएगी और इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इट इज़ स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है? बट आफ्टर अप्लाइंग ऑयल्स ऑन दैट इरेगुलर सर बार-बार आप ऑयल क्यों अप्लाई करना चाहते हो? हैं? हमें समझ नहीं आ रहा बार-बार आप ऑयल-ऑयल कर रहे हो इतनी देर से। हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्यों? बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन जो होता है वो मशीनरीज़ में रिड्यूस करने के लिए हम ऑयल लगाते हैं। पर जब ऑयल हम लगाते हैं ना तो क्या होता है सॉलिड और सॉलिड के बीच में डायरेक्ट फ्रिक्शन के बजाय सॉलिड और लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन लगता है जिसको हम विस्कस फ़ोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस फ़ोर्स होता है वो फिर। और फिर वो जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में लगेगा वो भी एक तरह से विस्कस फ़ोर्स होता है, विस्कोसिटी होती है वो, विस्कस फ़ोर्स होता है, ठीक है? और उसका भी फ़ॉर्मूला होता है ईटा ए डेल वी बाय डेल ज़ेड ये विस्कस फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम आपको चाह कर भी नहीं बता सकते, ठीक है? तो अब जैसे किसी ने पूछा था बॉल बेयरिंग तो सॉलिड है, फिर फ्रिक्शन बॉल बेयरिंग में रोलिंग मोशन होता है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन जो अभी आप पढ़ रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन और एक होता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के अंदर फ्रिक्शन के डायनामिक्स अलग होते हैं जो हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। इसीलिए सब लोग आज शांत बैठ जाओ, किसी को सवाल-जवाब नहीं करना है। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी पे ध्यान दिया है देना है, ठीक है? हाँ, इस बीच 8 बजे से पहले ही हमारे जो ओरिजिनल शायर हैं उनकी एक लाइन आ चुकी है, लाइन पढ़ते से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने आपको फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक के बीच के डिफरेंस का रीज़न बता दिया है। अब एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आ चुका है हमारे ओरिजिनल शायर की तरफ से, वो पढ़ते से ही हम आगे बढ़ेंगे। अर्ज किया है अर्ज किया है नाइंसाफ़ और ना मिलेगी माफ़ी। अर्ज किया है नाइंसाफ़ और ना मिलेगी माफ़ी। हैवी अलमीरा के लिए सनी देओल का हाथ ही है काफ़ी। वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये इसको बोलते हैं इनोवेशन। ये होता है इनोवेशन कि सोचो कहाँ से चीज़ों को कहाँ इंटरलिंक कर लिया गया है। इसे बोलते हैं इनोवेशन। वाह! आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है? आओ अब हम लोग आगे बढ़ें। कुछ भी बोलो आप लोग हो तो सब टैलेंटेड बहुत ज़्यादा। हमें स्टार्टिंग में आप लोगों को मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा था आप लोगों का इंप्रेशन जो था मेरे ऊपर वो थोड़ा अलग था बट अब धीरे-धीरे मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को लेकर चेंज कर रहा हूँ। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस वो देखने का नज़रिया होना चाहिए। अब सुनो, अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो लिखा था ना हमने यहाँ पर, ये देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा था, जो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, उसकी बात करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में 3-4 लाइनें पढ़ो। 2 सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी तो है, पर हो नहीं रहा है। टेंडेंसी है, अलमीरा आगे जाना चाहता है, पर जा नहीं पा रहा है। तो उस केस में लगने वाले फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टेबल और अपनी वैल्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर लेता है। पर इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को क्या बोलते हैं? उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। अब देखो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये फाइंड किया गया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। नॉर्मल रिएक्शन समझ रहे हो? ये जो ग्राउंड और अलमीरा के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, उसके प्रोपोर्शनल क्योंकि देखो क्या होगा, अलमीरा जितना हेवी होगा, सोचो, इमेजिन करो अलमीरा जितना हेवी होगा, उतना नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रॉन्ग लगेगा उसके ऊपर, उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा। जितना ज़्यादा हेवी अलमीरा होगा, उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो कॉन्टैक्ट फ़ोर्स का अपना सॉरी नॉर्मल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी देखो, नॉर्मल ज़्यादा होने का मतलब पता है क्या है? कि ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्गली कॉन्टैक्ट में थे और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कॉन्टैक्ट में होंगे, आप समझ पा रहे हो, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो इसका मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 सरफेसेस और प्रोपोर्शनैलिटी हटाएँगे, कांस्टेंट लगाएँगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ कॉल्ड म्यू एस। म्यू एस होता है कोएफ़िशिएंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन। कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके हेल्प से हमें क्या मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इससे हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू कितना? एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। बात समझ में आ रही है क्या? एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, where mu s is called coefficient of static friction। फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का फ्रिक्शन। अच्छा सुनो ध्यान से, कुछ इनइक्वालिटीज पढ़ाता हूँ मैं आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग से कम होगा या इक्वल होगा? देखो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा, ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, ये देखो हमेशा या तो लिमिटिंग से कम है या उसके इक्वल है। क्यों है? क्योंकि उसी की मैक्सिमम वैल्यू को, स्टैटिक की ही मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। अदरवाइज तो वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू से कम भी लग सकता है जब रिक्वायरमेंट कम की हो। तो इसीलिए ये जो आप फाइंड कर रहे हो एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, इससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल सुनो, जैसे मान लो ये अलमीरा वाला एग्जांपल था। मान लो अलमीरा का मास था 200 किलो का अलमीरा था, 200 kg। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ खराब हो जाएगी ड्राइंग, है ना। मास ऑफ अलमीरा वॉज 200 kg, एंड किसी ने आपसे बोल दिया कि वैल्यू ऑफ म्यू एस मतलब म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.02। मान लो इतना दिया, या चलो पॉइंट, चलो 0.2 लिखा है ना, लिख देते हैं। बताओ इसमें 0.2 क्यों, 0.2 कर देते हैं। ये फाइनल, अब चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं, 0.5 कर देते हैं। नहीं, 0.05 कर देते हैं। अब फाइनल, अब कोई चेंज नहीं करेंगे। अब फाइनल हो गया, अब बार बार डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब सुनो, म्यू एस इतना दिया, एम इतना दिया। अब मुझे बताओ कि इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। एफ आर लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना, 0.05। और बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा एम जी, एम इंटू जी। सॉल्व करके देखो कितना आता है ये। हाँ अरे वाह, देखो मैजिक, ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया। देख रहे हो, यही फिजिक्स का कमाल है, यही हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। यही फिजिक्स का कमाल है, देखो ऑटोमेटिकली 100 आ गया। देखा, समझे इस बात को, कैसे निकाला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। 1000 आएगा? क्या बात कर रहे हो, 1000 आता है क्या सर मल्टीप्लीकेशन? 2000 इंटू 0.505, 20 इंटू 5। अच्छा हुआ देखो, 10th बोर्ड नहीं हुए, आप लोगों को खुश होना चाहिए। जैसा भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट कर लो, है ना। जैसा भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट कर लो, अच्छा हुआ। मान के चलो कि अच्छा हुआ, जो हुआ सब अच्छा हुआ। 10 आएगा, अच्छा 10 आएगा, ओके। अच्छा ये कैलकुलेशन आप कहना चाह रहे हो 10 आएगा। समझ रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि बोर्ड एग्जाम नहीं हुए। चलो अब समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब सुनो, वैसा ही होता है काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। तो दो सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एक फिक्स्ड वैल्यू का होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, अगेन वो भी एन के प्रोपोर्शनल होता है। उसकी वैल्यू होती है, अगेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है म्यू। पर यहाँ पे म्यू एस नहीं होता है, वहां पे देखो हमने म्यू एस लिखा था, यहाँ हमने म्यू एस लिखा था देखो। अब हम क्या लिखेंगे पता है, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया के, के फॉर काइनेटिक, एस फॉर स्टैटिक था, के फॉर काइनेटिक है। म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा अब एक चीज बताओ, अभी हमने समझा कि थोड़ा सा कम होता है। जैसे मान लो म्यू एस था 0.05, या चलो 0.5, तो म्यू के कितना होगा पता है, 0.45। थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा कम है।
5-7-10% कम होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो म्यू एस और म्यू के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और हमेशा म्यू एस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू म्यू के थोड़े से अमाउंट से। जरा सा अमाउंट होता है, देखा था 100 और 98 आया था अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका रीज़न ही था कि म्यू एस और म्यू के में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, म्यू के थोड़ा सा कम होता है। पर आगे पता है क्या होगा, जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, मॉड्यूल में मिलेंगे, इनफैक्ट हम भी क्लास में करेंगे, तब हम पता है क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लिखेंगे, टेक म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.5, मतलब आपको वो डिफरेंस निगलेक्ट करना है। हम बोल देंगे कि वो डिफरेंस निगलेक्ट कर दो और दोनों की वैल्यू सेम मान लो, ऐसा भी करेंगे हम बहुत बार। ठीक है, चलो अब इसको लिख लो, ठीक है, यहाँ तक लिख लो पूरा, जितना समझा है उतना लिख लो। अरे भाई 200 इंटू 0.05 के साथ जी भी तो है, अरे जी की वैल्यू 10 रखो ना, जी की वैल्यू कौन रखेगा। हमारा फोन आ गया कि नहीं आया, अरे नहीं आया, हमें पता नहीं, वो जब से ऑर्डर किया है ना उसके बाद से अभी तक वो उन्होंने डिस्पैच ही नहीं करा है। हुआ क्या ना एक्चुअली कि हमने सेलर को परेशान करा, तो सेलर ने भी हमें परेशान करा, अब हम समझे। एक्चुअली पहले हमने ब्लैक कलर ऑर्डर करा, सुबह हमें ब्लैक कलर अच्छा लग रहा था, ठीक है, तो हमने ब्लैक कलर ऑर्डर करा। फिर शाम तक आते आते हमें लगा कि ब्लैक से ज़्यादा अच्छा ब्लू लगेगा, तो शाम तक आते आते हमने अपना डिसीजन चेंज करके पुराना ऑर्डर कैंसिल करके फिर नया कलर चेंज करा। तो हो सकता है सेलर परेशान हुआ हो कि भाई साहब बार बार ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो अभी ये लिखा है, सेलर इज प्रोसेसिंग योर ऑर्डर, आइटम वेटिंग टू बी पिक्ड अप बाय कुरियर पार्टनर, एक्सपेक्टेड बाय थर्सडे 29 जुलाई। पर आज तो क्या है, फ्राइडे है ना। बड़े ही दुष्ट हैं फ्लिपकार्ट वाले। हम कितना कुछ सोच के बैठे थे कि फोन आएगा, हम वीकेंड पे फोटोग्राफी करेंगे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करेंगे। पर पता नहीं ऐसा क्यों लाइफ में जैसा आप सोचते हो, कभी कोई चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ, फ्रिक्शन आ गया डिलीवरी में, बिल्कुल सही सोचा आपने, डिलीवरी में भी फ्रिक्शन आ गया। क्या कर सकते हैं बताओ। ऊपर वाला पेज दिखा दें, मैं जल्दी लिखा करूँ ना। ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन कब से स्टार्ट होंगे, जैसे ही स्टार्ट होंगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी आप लोगों के ग्रुप पर।
हमारे हिसाब से कब खुल सकता है? अरे हम कैसे प्रेडिक्ट कर दें? हम कैसे प्रेडिक्ट कर दें कि कब क्या होगा? हाँ, केवी पाई की क्लास की टाइमिंग्स भी आप लोगों के ग्रुप पे आ चुकी होगी, नए टाइम टेबल में। सर आपको हॉलीवुड मूवीज़ पसंद हैं या बॉलीवुड? हमें दोनों मूवीज़ पसंद है, हॉलीवुड भी पसंद है, बॉलीवुड भी पसंद है, बस टाइम नहीं मिल पाता। सर आप गेम्स खेलते हो, गेम्स मतलब गेम्स की बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो? अगर गेम्स की बात कर रहे हो तो चेस थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, है ना? थोड़ा बहुत कार्ड्स भी खेलना आता है, थोड़ा बहुत चीटिंग भी कर लेते हैं उसमें वैसे, ठीक है? और थोड़ा बहुत कैरम भी आता है। मोबाइल गेम नहीं खेलते हम, नहीं, नहीं खेलते, मोबाइल गेम नहीं खेलते। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आप लोग रोज़ मेरा इंटरव्यू क्यों लेते हो? हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया कि डेली बेसिस पर आप लोग मेरा इंटरव्यू क्यों लेते हो? हो गया? नोट कर लिया? ये भी लाइन लिख लो अलग से एक पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने जो बताया था वैसा होता है। अंकित सर क्रिकेट खेलते थे ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा, अरे वाह! अच्छा उनको क्रिकेटर बनना था, अरे वाह! ओके, ये सर ने हमें कभी नहीं बताया। अब आओ हम बात करेंगे पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अब हम बात करेंगे रिलेटेड टू फ्रिक्शन, जिसमें से पहला पॉइंट तो आपको पहले से ही पता है ना? मैं बता चुका हूँ, इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। इस पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर सेम। कहने का मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि सरफेस एरिया कम या ज़्यादा करने से हम फ्रिक्शन कम ज़्यादा कर पाएंगे, पर ध्यान रहे कि अगर मान लो जो सेम अलमीरा की बात हो रही थी, ये देखो, सेम अलमीरा की बात हो रही थी, अगर हम इस सेम अलमीरा को टिल्ट कर दें और इसको सुला के खींचें, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे सरफेस एरिया अब तो ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने से क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि क्या होता है कि देखो, वो डिपेंड किस पे कर रहा है बताओ? FR1 की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? म्यू पे और एन पर।
FR2 की वैल्यू भी किस पे डिपेंड कर रही है, म्यू पे और एन पर। अब चाहे आप उसको सीधा रखो चाहे टेढ़ा रखो, नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही लगेगा उस पर, है ना। और अगर सरफेस का नेचर सिमिलर है, सरफेस का नेचर सिमिलर होने का मतलब समझ आ रहा है, चारों सरफेस एक जैसे हैं, तो सरफेस और ग्राउंड के बीच में म्यू भी एक जैसा होगा। तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू भी सेम टू सेम आएगी। ठीक है, अभी नोट करवा दे, चल भाई नोट कर लो, इतना 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 नोट करो, फिर अपन आगे देखेंगे, है ना। दो दो पॉइंट एब्जॉर्व करो, फिर हम एक ही पॉइंट, दो एक दो पॉइंट बचे हैं वो और बता देंगे, पहले इतना एब्जॉर्व करो, इसको नोट करना शुरू करो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। थर्ड पॉइंट ये था, ये भी आपको पता है ना, ये अलग से लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अब देखो, फोर्थ पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ है वो बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ बनाएंगे। आपने देखा है ये टेबल था, उसको ग्राफ में बनाना। देखो ये टेबल याद है आपको, ये टेबल एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन, 10 पे 10, 20 पे 20, 100 पे 100, ये देखो स्ट्रेट लाइन होती है ना, 45 डिग्री एंगल पे स्ट्रेट लाइन, सबको पता है ना ये स्ट्रेट लाइन होगी। 10 10, 20 20, 30 30, प्लॉट करूंगा तो ये होगी स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज द प्लॉट बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड अप्लाइड फ्रिक्शन, इनिशियली इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और मैक्सिमम वैल्यू पर आकर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, राइट। स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फिर एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जब मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएगा, ये मान लो इस पॉइंट पर अगर मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया, ये एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं एफ आर लिमिटिंग। एफ आर लिमिटिंग उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मैंने बताया था थोड़ा सा कम हो जाता है, और कम होने के बाद फिर आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। और वो कांस्टेंट वैल्यू पता है कितनी थी, बताओ जल्दी से मुझे, कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी, एफ आर काइनेटिक। देखो काइनेटिक बिल्कुल लिमिटिंग से थोड़ा सा कम आ रहा है, वही 100 और 98, और फिर वो 98 ही रहेगा, चाहे एक्सटर्नल फोर्स कितना भी लगा दो, ये लाइन कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ब्लू कलर में क्या है, ब्लू कलर में स्टैटिक है, और ग्रीन कलर में क्या है, ग्रीन कलर में काइनेटिक है, और इस बीच वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है वो लिमिटिंग थी। इस पॉइंट पर जो दिख रही है मैक्सिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू रीच करके आया है वो लिमिटिंग थी। चलो इसको भी ड्रॉ कर लो जल्दी से। थर्ड और फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट उसके नीचे बनाना है ये डायग्राम, और डायग्राम के साथ इसका ग्राफ। ऊपर का नहीं नोट कर पाए, अरे बहुत स्लो लिखते हो आप लोग सब।
जल्दी लिखा करो भाई। ब्लैक से क्या लिखा है? ब्लैक से ये एफ आर लिमिटिंग और ये एफ आर काइनेटिक रेड में। एफ आर लिमिटिंग LIM और एफ आर KIN काइनेटिक, ठीक है। चलो, अब हम लोग कब मिलने वाले हैं? अब हम लोग शायद मेरे ख्याल से 2 दिन के ब्रेक के बाद मंडे को मिलेंगे, राइट? इस बीच आप लोग बोल रहे हो आपका 10th का रिजल्ट है कल, तो मेरी तरफ से आप लोगों को सभी को रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट क्या बोलेंगे? एग्जाम के लिए बोलते हैं ना वो तो, रिजल्ट के थोड़ा ना बोलते हैं। ठीक है, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबका बढ़िया रिजल्ट रहेगा, और जो भी रिजल्ट रहेगा उसे एक्सेप्ट करके 12th में उससे भी 10 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस हमें देना है। ठीक है, तो और अच्छा परफॉर्मेंस हमें 12th में देना है, उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।